तो देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,000 के पार पहुंच गई है। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 17,265 हो गई है। इनएक्टिव केसेस की तादाद 14,175 है। इसके साथ ही 2,547 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से देश में अब तक 543 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह भी है कि कुछ लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। 2,547 ऐसे केसेस हैं, मौतें 543 पहुंच चुकी हैं और कुल मामले 17,000 को पार कर गए। देश भर के ये आंकड़े जो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं, हर दिन अपडेट दिया जाता है और वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। अब बात तो उस दिल जला देने वाली वारदात की करेंगे जिसने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। जी हां, देश भर में लॉकडाउन है, इसके बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में लाठी डंडों से सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई और 2 साधु और उसके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। 16 अप्रैल को हुई इस मॉब लिंचिंग पर पूरा देश हैरान है। 21वीं सदी में बर्बरता की ऐसी तस्वीरें देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। उन्मादी भीड़ के हाथ में लाठी डंडे हैं और सैकड़ों की ये भीड़ बस निहत्थे बुजुर्ग साधुओं को मारने पर उतारू है। अब जरा तस्वीर के एक और हिस्से को देखिए। बुरी तरह से घायल एक साधु जान बचाने के लिए पुलिस के पीछे भागता है। लाठी डंडों से लैस भीड़ भी गेरुआ पहने उस बुजुर्ग शख्स के पीछे दौड़ती है। थोड़ी देर में पुलिस वाला बाहर आता है। उसके पीछे गेरुआ पहने वो बुजुर्ग शख्स भी है जिसके सिर और माथे से खून बह रहा है। भीड़ उसे खींचने की कोशिश करती है। एक तरफ मरने मारने पर उतारू उन्मादी भीड़ है तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर पुलिस वाले। लिहाजा भीड़ तंत्र यहां पुलिस तंत्र पर भारी पड़ता है और बुजुर्ग साधु एक बार फिर भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। यह तस्वीर महाराष्ट्र की पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। तस्वीर को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर साफ हो जाता है कि पुलिस वाला घायल साधु को भीड़ की तरफ धकेलकर खुद बचने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस के सामने ही भीड़ लाठी डंडों से पीट कर साधु की हत्या कर देती है। इस वारदात में 2 साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ हत्या कर देती है। लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन यानी वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। जब हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है, वैसे में पालघर के गढ़चेन चले गांव में लाठी डंडों से लैस भीड़ सड़क पर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ ने जिस निर्मम तरीके से निहत्थे गिरवाधारी बुजुर्गों और उनके साथ जा रहे ड्राइवर की हत्या की, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। पालघर में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ।
उसे भीड़ ने पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ की। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में पुलिस ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। साधुओं की हत्या पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है। वहीं उद्धव ने कहा कि आरोपी पकड़ लिए गए हैं और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाएगी। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पालघर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के पालघर का एक और वीडियो आया है। हृदय विदारक बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में धकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इंसान के भेष में जानवरों ने इस अमानवीय, असभ्य और निंदनीय काम को अंजाम दिया है। इन लोगों ने 3 लोगों की जान ली, यहां तक कि 70 साल के असहाय बुजुर्ग की बात भी नहीं सुनी। जो हुआ शर्मनाक था। पालघर हत्याकांड के बाद उद्धव सरकार दबाव में है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भरोसा दिलाती है कि जो लोग इस जघन्य अपराध के दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारे आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र के सीएम दफ्तर ने भी सफाई देते हुए कहा कि पालघर की घटना पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिन्होंने 2 साधुओं और 1 ड्राइवर और पुलिस वालों पर हमला किया है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य में शामिल सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सरकार कितनी ही सफाई दे, लेकिन जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उससे कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पालघर की मॉब लिंचिंग की वारदात पर बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस वारदात के पीछे कोई मजहबी रंग नहीं है। चोर डाकू समझकर ग्रामीणों ने 2 साधु समेत 3 लोगों को मार डाला। पालघर की ये तस्वीर विचलित करने वाली है। कोरोना महामारी की वजह से जब पूरा देश घरों में बंद है, तब भीड़ ने बीच सड़क पे 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे सरकार जो वजह बता रही है, उसके मुताबिक ग्रामीणों ने शक के आधार पर 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को मार डाला। ग्रामीणों ने उन लोगों को चोर डाकू समझ लिया था। मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की, तो वहाँ पे गांव में से जाने के बाद वहाँ पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए, या जिस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। इस घटना को समझने के लिए जरा पालघर के बारे में जान लीजिए। पालघर महाराष्ट्र का सुदूर उत्तरी तटीय जिला है। इसकी सीमा गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से सटी है। पालघर जिले में जिस जगह मॉब लिंचिंग की यह वारदात हुई है, वहां की आबादी आदिवासियों की है। जब से लॉकडाउन हुआ है, इस इलाके के लोग वहां दिन रात लगातार खुद पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे इलाके में चोर डाकुओं के घूमने की अफवाह एक बड़ी वजह हो सकती है।
पुलिस सोशल मीडिया के संदेशों को स्कैन कर रही है। पुलिस को शक है कि चूंकि ये लोग मुख्य सड़क से न जाकर ग्रामीण रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अफवाह की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया होगा। करीब 200 ग्रामीणों की भीड़ ने पहले उनकी गाड़ी पर पथराव किया और फिर गाड़ी से खींचकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पथराव के दौरान ही ड्राइवर ने किसी तरह पुलिस को मामले की जानकारी दे दी, लेकिन हिंसक भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। कासा थाने के पुलिस वालों के अलावा इस हमले में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कासा थाने के इस इलाके में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर और 3 पुलिस वालों के साथ थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले पर ग्रामीणों ने चोर डाकू समझकर हमला बोल दिया था। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई से हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जो पुलिस वालों की भूमिका संदेहास्पद है, उन पर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? और जो भीड़ जिन्होंने इन 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, किन किन पर एफआईआर दर्ज करेगी यहां पर पुलिस? साहिल को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन दोबारा साहिल का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि हमले में 3 से 4 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। ये मॉब लिंचिंग का मामला महाराष्ट्र के पालघर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, भूमिका पुलिस वालों की संदेहास्पद है काफी हद तक, उन पर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? देखिए, अभी तक पुलिस की भूमिका पर वहां पर इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। जो आईजी वहां पर है वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई लैप्सेस तो नहीं हुए थे पुलिस की कार्रवाई में। बाकी किसी तरीके का संदेह तो पुलिस पर नहीं जताया गया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस जिस तरीके से हमला हुआ उस वक्त प्रोटेक्ट करने पर नाकाम रही, ये बात तो साफ यहाँ पर नजर आती है, जिसके वजह से जो कोंकण रेंज के आईजी है वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई लैप्सेस तो नहीं थे। दूसरी बात ये सामने आई है कि इस घटना के बिल्कुल 1 दिन पहले ही इसी तरीके की एक घटना कुछ 30 से 40 किलोमीटर दूर वाले गांव पे इस तरीके की घटना हुई थी। तब पुलिस ने जिन लोगों पर हमला हुआ था उनको बचाने में पुलिस कामयाब हुई थी, और उसके बाद आसपास के गाँव में पुलिस ने एक ड्राइव चलाई थी कि कोई भी इस तरीके की अफवाहों पर विश्वास ना रखे। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटना होना ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि अफवाहें फैल रही थी, और इसी के चलते इस बात की भी जांच होगी कि अफवाह कौन फैला रहा था। अफवाह जो थी वो ये थी कि कोई बच्चा चोर वहां पर घूम रहा है, कोई रॉबर्स या डकैत वहां पर घूम रहे हैं अलग अलग भेस में, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो इस बात की भी जांच होगी कि क्या कोई लैप्सेस रह गए हैं, क्या किसी तरीके से पुलिस ने क्यों उनको रोकने में नाकाम रही, क्या कम संख्या में पुलिस वहां पर पहुंच पाई थी, इस बात की भी जांच अब की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ साहिल। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साहिल जोशी देते हुए ये बताते हुए कि वहां पर अफवाह फैली थी जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल अब लौटते हैं लॉकडाउन की खबरों पर, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से जो छूट दी जा सकती है वो राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी। आज वो तारीख आ गई है, यानी कि 20 अप्रैल है आज। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां कहां आज से छूट मिलने वाली है, या फिर छूट मिलेगी भी या नहीं। शुरुआत दिल्ली से करेंगे। यहां किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि छूट से केसेस बिगड़ सकते हैं। यूपी की बात करें तो 10 से ज्यादा केस वाले 19 जिलों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। इन जिलों में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर जैसे जिले शामिल हैं। बाकी जिलों में फैक्ट्री आदि खोलने का फैसला डीएम पर निर्भर है। आधी रात से एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टोल की वसूली शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियां की छूट मिलेगी, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में सख्ती बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमण मुक्त जिलों में सामाजिक दूरी के साथ कामकाज की इजाजत मिली है, लेकिन इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे गहन संक्रमण इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। राजस्थान की बात करें तो हॉटस्पॉट और संक्रमण वाले इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बाकी इलाकों में सिंचाई और दूसरे विकास कार्यों में छूट मिलेगी। तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि
अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर क्या कहा है, वहीं महाराष्ट्र में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर, इस पर उद्धव ठाकरे ने अपनी टिप्पणी दी है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं की आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पोहोचाएगी। खास करून ग्रीन झोन मध्ये आणि ऑरेंज झोन मध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत। याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत। जीवनावश्यक वस्तू, त्यांचा पुरवठा, त्यांचं उत्पादन याच्यात कुठेही एक रुकावट येणार नाही। जिल्ह्याच्या वेशी आपण उघडत नाही आहोत, अजिबात नाही। या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात जायला अजूनही परवानगी दिलेली नाही। फक्त माल वाहतूक होत राहील, पण आपण तर घरातच राहायचंय। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ है, मुंबई से साहिल जोशी हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हुए अरविंद, जाहिर तौर पर जो 184 संक्रमित सामने आए हैं उनमें तो सिम्टम्स भी नहीं थे। इसी बात से चेताते हुए शायद अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और आगे इस बात पर वो लगातार नजर बनाए रखेंगे कि अगर मामले बढ़ते हैं तो भी कोई ढील नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नेहा, और आपको बता दूं कि 2000 के ऊपर आंकड़ा पार कर गया है कोरोना मरीजों का दिल्ली में। और अगर कल की बात करें तो कल बहुत डराने वाली और चौंकाने वाली खबर आई है दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से, जहां 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पहले 1 कोरोना पॉजिटिव था, लोगों ने मना किया, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी परिवार के लोग मिलते रहे। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। ये दिल्ली पुलिस है, पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग जो है वो आप देख पा रहे हैं की जा रही है और इनको बाकायदा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही आ जा सकते हैं। यानी दिल्ली में जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये तस्वीर देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है। रोजमर्रा से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कल डीएम ने साफ कह दिया कि हम लॉकडाउन को और कड़ाई से इम्प्लीमेंट करेंगे और सख्ती से अब इम्प्लीमेंट करेंगे। शायद यही वजह है कि नोएडा पुलिस ने और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी है और लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद में भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, नोएडा में भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन दिल्ली को लेकर है, जहाँ पर कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित हो गए। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में तो बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 कोरोना का मरीज था और उसी 1 कोरोना के मरीज से 39 कोरोना के मरीज हो गए। कल
तकरीबन 35 लोगों को कोरोना सेंटर में वहां दाखिल कराया गया है। नेहा, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। लगातार मरीजों की तादाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही है। वहीं अगर नोएडा की बात कर लें, सेक्टर 15A हॉटस्पॉट बन गया है। सीधे मुंबई का रुख करेंगे। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, क्या ग्रीन और ऑरेंज जोन को चिन्हित कर लिया गया है और कौन से वो उद्योग हैं जिनको रियायत देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है? देखिए, ग्रीन जोन वो जोन है कि जहां पर वो जिले हैं महाराष्ट्र के कि जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं पाया गया है, और ऑरेंज जोन वो जिले हैं कि जहां पर पिछले 14 दिन में मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और पूरी तरीके से कोरोना का संक्रमण कंटेन कर दिया गया है या रोक दिया गया है। तो ये इस तरीके से ग्रीन और ऑरेंज जोन तय हुए हैं। तो आमतौर पर करीब करीब 20 जिले महाराष्ट्र के ऐसे आते हैं कि जो ग्रीन और ऑरेंज जोन में आते हैं। हालांकि मुंबई और पुणे शहर जैसे इलाके हैं जो अभी भी रेड जोन में और जहां पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी शुरू नहीं की जा सकती। अब इसमें कई सारे उद्योग जिसे कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री कहते हैं कि जिसको रोक नहीं सकते। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवाई वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज है वो सब पहले से ही चल रही थी। कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की इंडस्ट्रीज वो भी पहले से चल रही थी। लेकिन अब ये ग्रीन और जो ऑरेंज जोन है, यहाँ पर बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो अगर अपने मजदूर जुटा पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर भी अब इंडस्ट्री चलाने की इजाजत दी गई है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी संख्या में शुरू कर दी गई है। जो उद्धव ठाकरे अपने कल के एड्रेस में भी कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको शुरू कर दिया गया है। कुछ जगह पे बिल्डिंग बनाने के काम है, इमारत बनाने का काम है, वो भी शुरू करने की इजाजत दी गई है। लेकिन रेड जोन में किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ये भी उद्धव ठाकरे ने साफ किया है। रेड जोन कब तक ऑरेंज जोन में तब्दील होता है उसका अब हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर, मुंबई पुणे ठाणे या जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं, इस तरीके के बड़े शहरों में अभी फिलहाल एक्टिविटी शुरू करना खतरे से खाली नहीं है और इसकी वजह से यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं शुरू। बिल्कुल। और कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, किस तरह से आज से रियायत देने का फैसला किया गया है? क्या जो जिले हैं अलग अलग डीएम की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कहां पर छूट दी जाएगी, कैसे छूट दी जाएगी और इन पर नजर कैसे रखी जाएगी? देखिए नेहा, मुख्यमंत्री ने उन तमाम जिलों के डीएम पर यह छोड़ दिया है जहां पर केसेस नहीं हैं या 10 से कम है कि वो तय करें कि आखिर वो अपने इलाके में किस तरह की छूट दे सकते हैं। लेकिन आज चूंकि 20 तारीख है, आज से रियायतें शुरू हुई हैं। लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ ऐसे जो शहर हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं, उन इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन लखनऊ जो कि कह सकते हैं तमाम एक्टिविटी का केंद्र है, यहाँ पर जो सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट है, उसके 30% कर्मचारियों को, 33% कर्मचारियों को 1/3 जो है उनको छूट दी गई है कि वो आज से आए और सरकार का कामकाज शुरू हो सके। यानी कि जो उप सचिव के रैंक के लेवल से लेकर के मुख्य सचिव तक की जो लोग हैं उनके दफ्तरों में काम होगा। दूसरी बात यह है कि जो टोल हाईवे हैं वो शुरू हैं, रात से टोल वसूला जाने लगा है। जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, खास करके जो सरकारी कंस्ट्रक्शन है, वहां पर 40% मजदूर अभी हैं, वहां पर सरकार काम आज से शुरू करने जा रही है। इसके अलावा जो डिस्टिलरीज है जहां पर कि सैनिटाइजर बनाया जाएगा, जो कृषि से जुड़े लोग हैं, जो कृषि से जुड़े हुए काम धंधे हैं, उसे शुरू किया जा रहा है। और लेकिन उन तमाम जिलों में शुरू किया जा रहा है जो कोरोना मुक्त जिले हैं या जहां इक्के दुक्के केस हैं। हालांकि आपको बता दें कुछ जिले इस वक्त कोरोना मुक्त भी हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि जो भी हॉट आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और साथ ही साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरह से आज से कहां ढील दी जानी है और कहां पर नहीं। बहरहाल एक बार फिर से दिल्ली का ही रुख करेंगे जहां पर कोरोना पीड़ितों की तादाद 2000 को पार कर गई है। जहांगीरपुरी के बाद अब तुगलकाबाद एक्सटेंशन में लोग बड़ी तादाद में संक्रमित हुए हैं। यहां 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह तुगलकाबाद एक्सटेंशन में फैला संक्रमण है। यहां 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
तुगलकाबाद एक्सटेंशन में सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बन चुका है। यहाँ पर 39 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सविता, जो इस इलाके की जिम्मेदारी है, डॉक्टर सविता से हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 39 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में आ गए? इनको हमने होम क्वारंटाइन किया था, उसके बावजूद इन्होंने आपस में फैमिलीज में मिलना जुलना बंद नहीं किया और उसका रिजल्ट है ये सब। इस इलाके में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से एक परचून की दुकान का मालिक था। इसके बाद यहाँ की 26 और 27 नंबर गली के 94 लोगों की मेडिकल जांच हुई, जिनमें से 36 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 2 बस है, कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं कि बकायदा जो ड्राइवर है वो भी PPE किट पहनकर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस की 2 बसें हैं, जिनमें जो लोग हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन के, उनको बिठाकर इस बस में वो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 39 लोग हैं, उन सभी को इस बस में बिठाकर अब क्वारंटाइन सेंटर की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे पहले जहांगीरपुरी में एक ही कुनबे के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली के ताजा हालात की बात करें तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2003 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 110 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पूरे 11 जिलों को हॉटस्पॉट माना है। 11 जिले में 78 जगहों को हॉटस्पॉट मानकर सील कर दिया गया। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से ही दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील न देने का फैसला किया है। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 27 अप्रैल को केजरीवाल जानकारों के साथ बैठक के बाद रियायत पर फैसला करेंगे। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना पीड़ितों की तादाद 1000 के पार जा चुकी है। आगरा, लखनऊ, नोएडा में सबसे ज्यादा मरीज हैं। महामारी पर काबू पाने में जुटी योगी सरकार ने 19 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। पूर्ण रूप से सुरक्षित चले और संक्रमण से बचें। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 के पार हुई तो प्रशासन ने सख्ती और बढ़ाने का फैसला किया। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और नोएडा तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत की इजाजत नहीं होगी। मेरा अनुरोध है कि कंटेनमेंट जोन में जो भी इन सेवाएं, चिकित्सकीय आवश्यक वस्तु और सैनिटाइजेशन के अलावा अन्य कार्यों के लिए अनुमति नहीं रहेगी। नोएडा में कुल 30 हॉटस्पॉट्स हैं, जिन्हें पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 1100 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में अब तक 17 मरीजों की जान जा चुकी है। यूपी में सबसे ज्यादा 240 केस आगरा में, लखनऊ में 165 और नोएडा में 95 केस सामने आए हैं। इससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में चुनिंदा उद्योगों को चलाने को लेकर मंथन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों से भी बात की। कोरोना प्रभावित 19 जिलों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
बात अब तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के हत्थे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि वकीलों के जरिए वो पुलिस के संपर्क में है। दरअसल पुलिस ने वकीलों के मार्फत उन्हें ये संदेश भिजवाया है कि पूछताछ से पहले वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से देश भर में कोरोना फैलाने वाला मौलाना साद अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है, लेकिन वो दिल्ली में ही है, इसकी पुष्टि उसके कई करीबी कर चुके हैं। क्वारंटीन खत्म हो जाने के बाद भी वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ है। इस बीच क्राइम ब्रांच के आला सूत्रों के हवाले से आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। क्या दिल्ली पुलिस की जांच से बचने के लिए मौलाना साद ने अभी तक नहीं करवाया है अपना कोरोना का टेस्ट? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल से अपना कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को मैसेज भिजवाया है कि वो दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल से बहुत मुमकिन हो तो एम्स अस्पताल से कोरोना का टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को दी जाए, उसके बाद ही क्राइम ब्रांच मौलाना साद से आगे की पूछताछ करेगी। मौलाना साद अब तक अपने वकीलों के जरिए ही क्राइम ब्रांच से संपर्क कर रहा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसके वकीलों के मार्फत उसे ये संदेश भिजवाया है कि पूछताछ से पहले वो अपना कोरोना टेस्ट करवाए। वहीं सवाल ये भी है कि पुलिस की जांच से आखिर मौलाना साद क्यों भाग रहा है। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ही ईडी को चिट्ठी लिखी थी कि मरकज से जुड़े फंडिंग की जांच हो। इसके बाद ईडी ने साद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ऐसे में चारों ओर से शिकंजा कसता देख मौलाना साद तरह तरह के बहाने बना रहा है। हालांकि उसकी अकड़ ढीली पड़ गई है और इसकी गवाही 19 अप्रैल को जारी उसका ऑडियो संदेश दे रहा है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। जमातियों के सहयोग करने का उपदेश देने वाला मौलाना साद खुद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मरकज ने अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल अब तक क्राइम ब्रांच के साथ साझा नहीं की है, जबकि उसे 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग में चिकित्सा कर्मियों के अलावा अगर कोई अग्रिम मोर्चे पर तैनात है तो वो है पुलिस वाले। डॉक्टर अगर मरीजों को बचाने में लगे हैं तो वहीं पुलिस वाले लॉकडाउन लागू करने की सख्ती बरत रहे हैं ताकि कोरोना का वायरस ना फैल सके। इस वजह से कहीं पुलिस वालों की तारीफ हो रही है तो कहीं उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा। कोरोना महामारी के खिलाफ योद्धा बनी पुलिस आम जनता के लिए महबूब बन गई है। फूल बरसाए जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जड़लाही मोहल्ले में सफाई कर्मियों का हाल लेने पहुंची पुलिस पर लोगों ने फूल बरसाए और उनकी आरती भी की। बिहार के ही मोतिहारी की इस तस्वीर को देखिए। खाकी वर्दी वाले इस नन्हे बच्चे के लिए सैंता क्लॉज बन गए। मोतिहारी नगर के चांदमानी मोहल्ले में पुलिस एक बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंच गई। खाकी वालों को लेकर आम जनता के मन में हमेशा से खौफ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान शहर शहर पुलिस की छवि पूरी तरह बदल गई है। इंदौर में कोरोना से थाना प्रभारी की मौत से पुलिस वाले सदमे में हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं रहे। पुलिस की इन तमाम कोशिशों के बावजूद कई शहरों में उन पर हमले की भी घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस वाले जब युवकों को क्रिकेट खेलने से रोकने गए तो उन पर युवकों ने हमला बोल दिया। लॉकडाउन के बीच जब यूपी के झांसी के डेली गांव में पुलिस जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गई तो ग्रामीणों और महिलाओं ने
पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस पर हमले की घटना राजस्थान के धौलपुर में भी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे दुकानदारों को जब पुलिस वाले रोकने गए तो कुछ दुकानदार हाथापाई पर उतर आए। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पुलिस वाले पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनसे धक्का मुक्की और बदसलूकी हो रही है। आज तक ब्यूरो।